नमस्कार दोस्तों, नारे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पॉलिटी की सीरीज चालू की थी BHU BA एंट्रेंस के लिए। आज उसी सीरीज में हमारा ये अगला वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, उसके बाद 1781 का एक्ट देखा था, 1784 का एक्ट देखा था, उसके बाद हमने 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट देखा था। आज की इस वीडियो में हम 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि BHU BA एंट्रेंस में पॉलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। मैं ये बात आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ कि अक्सर लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पॉलिटी पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और आइए देखते हैं। एक दूसरी और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख के किताब, कोई एक बुक खरीद लें, उससे ज़रूर जाके एक बार दोबारा पढ़ें उसी टॉपिक को और क्वेश्चन भी लगाएं। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल की NCERT की बुक आती है पॉलिटी की, वो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम बचा हुआ है तो महेश कुमार वर्णवाल की ही वन लाइनर आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो बुक भी आप रेफ़र कर सकते हैं। या फिर आप लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए होते हैं, तो वहाँ से जाके आप यहाँ टॉपिक पढ़ें वीडियो में और वहाँ से जाके क्वेश्चन लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा और आपका टाइम बचेगा। तो आइए देखते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे, इनमें क्या क्या प्रावधान थे, और उसके बाद हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम देखेंगे। जो ये 1853 का चार्टर एक्ट था, इसको लाने की क्या वजह थी? तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, हर 20-20 साल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र देती थी भारत में व्यापार करने के लिए। जैसे कि सबसे जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो 1793 में आया था, फिर दूसरा चार्टर एक्ट 1813, मतलब उसके 20 साल बाद आया, फिर तीसरा चार्टर एक्ट 1833, उसके 20 साल बाद आया, फिर चौथा चार्टर एक्ट 1853 में आया। मतलब कि ये इस तरीके से एक 20 साल का एक एग्रीमेंट हो जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच कि 20 साल तक कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है अकेले। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था ये अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद भारत में कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश सरकार सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लेती है। तो इसके बाद से चार्टर एक्ट खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। ये पहला एक्ट था 1857 की क्रांति के बाद। जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो देखिए, जो भी एक्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बहुत सारे प्रावधान थे। ऐसा नहीं थी, मैंने हर एक्ट में आपको 4-4, 5-5 प्रावधान पढ़ाए हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ 4-4, 5-5 फैक्ट ही थे, बहुत सारे फैक्ट होते थे। एक एक एक्ट में कई सारी चीज़ें होती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पॉलिटी में। उनमें से कुछ चीज़ें हिस्ट्री में भी पढ़नी है, वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आता है। पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से संबंधित नहीं है। घटनाक्रम ये हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से घटनाएं हुई। जैसे इस एक्ट के आने की और भी सारी कई वजह रही होंगी, इस एक्ट के आने की कई सारी वजह रही होंगी, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको रेफरेंस दे दूंगा, लेकिन आपको डीपली जाके हिस्ट्री में पढ़ना है। यहाँ बस प्रशासन में किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में किस तरीके से चेंज आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव में किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं, वही पॉलिटी में पढ़ना है आपको। तो आइए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। जो सबसे पहला प्रावधान था 1793 से 1853 के चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम चार्टर एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1793 से 1853 की चार्टर एक्ट की श्रृंखला में ये पहला चार्टर एक्ट था। दूसरा प्रावधान, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। साथ ही ये प्रावधान किया गया कि इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्यों को सीधे ब्रिटेन क्राउन नॉमिनेट करेगा।
देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, जैसा कि 1784 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था जहाँ से 24 सदस्य होते थे, और राजनीतिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। वो कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखता था। अब क्या किया गया यहाँ पे 1853 के एक्ट में कि ये जो संख्या 24 थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, उनको घटा के 18 कर दिया गया। साथ ही ये प्रावधान किया गया कि इन 18 में 6 सदस्य सीधे ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करेगा, मतलब ब्रिटिश सरकार नॉमिनेट करेगी। इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी आप मान लो, एग्जांपल में ले लो, रिलायंस को ले लो। तो रिलायंस में रिलायंस का जो सबसे टॉप बॉडी है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बॉडी होती है, जो कि कंपनी का प्रशासन देखती है। उसी तरीके से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी थी, इसके पूरे प्रशासन को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। वहाँ पे 24 सदस्य होते थे। अब जब ब्रिटिश सरकार ने उसके 6 सदस्यों को नॉमिनेट करना चालू कर दिया था, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार कंपनी में अपना महत्व बढ़ा रही है, एक तरीके से कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है अपने अधीन। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं 24 में से 18 में से 6 सदस्य सीधे ब्रिटिश सरकार नॉमिनेट करेगी। जो दूसरा प्रावधान था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रोविंसेस बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हिस्टोरिकली इसको समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी टाइम में, मतलब 1850 47-48 के टाइम में, 1848-50-53 के टाइम में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और उसकी नीति क्या थी? भारतीय राज्यों को हड़पना। उसने सतारा, संबलपुर, जयपुर, झांसी, इन सारे राज्यों को हड़पा था। झांसी में आपने कहानी सुनी होगी, झांसी की रानी, वहाँ किस तरीके से उनके राज्यों को हड़प लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो अब चूंकि पहले ब्रिटिश, जो भारत में ब्रिटिश प्रांत थे, वो उतना बड़ा प्रशासन नहीं था, उतना बड़ा क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अंदर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नहीं था। एक आपका बंगाल था, उसके आसपास के क्षेत्र थे, मद्रास था और बॉम्बे था। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आया और उसने इतने सारे क्षेत्र को जीत लिया, तो अब एक ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया। अब उसको, उसके वहाँ के प्रशासन को चलाने के लिए नए स्टेट बनाने की जरूरत थी। तो ब्रिटिश संसद ने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको नई प्रोविंसेस बनाने की शक्ति दी कि भैया अब जाओ अपने प्रशासन के हिसाब से, जहां आपको नए स्टेट बनाने की जरूरत है, नई प्रोविंसेस बनाने की जरूरत है, आप बनाओ। जो अगला हमारा प्रावधान है, विधायिका संबंधी कार्य को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। कानून बनाने के लिए एक 6 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर दिया गया। इसमें कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक अन्य न्यायाधीश एवं 4 सदस्य प्रांतों से चुनकर आए थे। इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा गवर्नर जनरल होता था, उसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। उसमें गवर्नर जनरल होता था, 4 सदस्य होते थे और एक आपका सेनापति होता था। तो अब क्या किया, यही लोग क्या करते थे, कानून भी बना रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि 1784 वाले एक्ट में कि गवर्नर जनरल कानून बनाता था, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता था। तो इसी के चलते दोनों में तकरार भी होने लगी। तो अभी तक क्या हो रहा था इस एक्ट के पहले तक कि गवर्नर जनरल ही कानून बना रहा था, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन अब क्या किया गया इस एक्ट के माध्यम से, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग एक 6 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधायी निकाय के रूप में एक 6 सदस्यीय निकाय का गठन कर दिया गया। इसका काम का क्या था? इसका काम कानून बनाना था। और जो कार्यपालिका संबंधी कार्य थे वो तो पहले से ही गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर ही रही थी। देखिए यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव का मतलब ही होता है विधायिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। तो अभी तक क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यपालिका थी वही विधायिका का भी काम कर रही थी। लेकिन अब मतलब इस एक्ट के बाद जो कानून बनाने की शक्ति थी उसके लिए एक अलग निकाय बना दिया गया जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, और उसमें 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्य में सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, इन 6 सदस्यों में एक उस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता था, एक अन्य न्यायाधीश होता था और 4 अन्य सदस्य नॉमिनेट किए जाते थे
आपके चारों प्रांतों से, जो चारों उस टाइम के बड़े प्रांत थे, आपके मद्रास था, बॉम्बे था, बंगाल था और एक आगरा प्रांत, आगरा नए प्रांत का गठन किया गया था। तो वहां से एक एक सदस्य चुन के आते थे, कुल 6 सदस्य होते थे और यही 6 लोग मिलकर कानून बनाते थे। ठीक है। अब ये 6 सदस्य जो थे, ये एक मिनी और जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 सदस्य हो गए, कुल मिला के कितने हो गए 12। ये 12 एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करते थे। जैसे कि आज आप देखते होंगे भारत की संसद में जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का मतलब सीधे सीधे मंत्रिमंडल, जो नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका हो गई, और वो लोग संसद का भी हिस्सा है, तो संसद विधायिका है। सेम वही वही आप व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं कि जो 6 सदस्यीय कार्यपालिका थी वो कार्यपालिका संबंधी काम करेगी, 6 सदस्यीय विधायिका कानून बनाएगी, और ये 12 लोग मिलकर एक मिनी पार्लियामेंट का निर्माण करते थे। क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता था कि मिनी पार्लियामेंट के तरीके से काम करने वाली व्यवस्था सबसे पहले कब आई, तो इस एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आई। तो ये एक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका क्या प्रावधान था, देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, ये लाने का क्या मतलब था। 1857 में आप जानते हैं क्रांति हुई। उसकी क्रांति होने की कई वजह थी। एक तो जो जनमानस था उनको ये लगने लगा था कि ब्रिटिश जो सरकार है वो उनके धर्म में दखलंदाजी कर रही है, तरीके से कई तरीके से कानून लाए गए। तो जो आम जनमानस था उनको लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार उनके धर्म में दखलंदाजी कर रही थी। जो राजा महाराजा थे उनका राज्य लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था, तो उनको उससे दिक्कत हो रही थी। और भी तरीके से जो और दूसरे वर्ग थे उनको कुछ और दिक्कत थी। तो इसके चलते 1857 में क्रांति होती है। उसी क्रांति उस तरीके की क्रांति दोबारा न हो, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि 1857 में जिस तरीके की क्रांति हुई वो क्रांति दोबारा न हो, इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसका उद्देश्य ही ये था कि उस तरीके की क्रांति की पुनरावृत्ति को रोका जाए। इसमें कुछ प्रावधान थे, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक दोनों संस्थाओं का विघटन करके इंग्लैंड में राज्य सचिव नामक नए पद का सृजन कर दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय निकाय का गठन किया गया। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक आपने पढ़ा कि जो प्रशासनिक काम थे या राजनीतिक काम थे कंपनी के, वो कौन देख रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। जो व्यापारिक काम थे वो कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा था। एक तरीके से डायरकी थी, द्वैत शासन चल रहा था कि एक काम देख रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक काम देख रहा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस कानून के तहत इन दोनों ही संस्थाओं का विघटन कर दिया गया, एक नए पद का सृजन कर दिया गया, राज्य सचिव जिसे बोला गया, स्टेट सेक्रेटरी इंग्लिश में बोल सकते हैं, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय निकाय का गठन कर दिया गया। ये जो राज्य सचिव था ये भारत में नहीं रहता था, ये इंग्लैंड में रहता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक हिस्सा होता था, ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था, उसी को राज्य सचिव नियुक्त किया जाता था, और ये लोग इंग्लैंड में रह के काम करते थे। भारत में उसी की सहायता के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जिसे हमने 1837 के एक्ट में देखा था, उस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नामक पद को हटा के भारत का वायसराय नामक नया पद सृजन कर दिया गया। एक्चुअली ये जो वायसराय होता था, ये जो राज्य सचिव जो इंग्लैंड में रहता था उसी का भारतीय प्रतिनिधि होता था। तो इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि एक बंदा यहाँ से रह के कानून चला रहा है, एक इंग्लैंड में है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। वो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो सबसे अपर बॉडी थी, जो सबसे टॉप बॉडी थी, वो राज्य सचिव ही होता था। बस जो भारत का वायसराय था वो भारत में प्रतिनिधि था राज्य सचिव का, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। और जो आपके राज्य सचिव था वहाँ पे 15 सदस्य उसकी सहायता के लिए एक अलग निकाय बना दिया गया। दूसरा इसमें जो प्रावधान था, अब भारत में कंपनी का शासन नहीं अपितु ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके सीधे ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो 1858 का अधिनियम है, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी का शासन पूर्णतया खत्म कर दिया और पूरी तरीके से भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया गया। हालांकि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आप देखेंगे कि धीरे धीरे कंपनी को अपने कंट्रोल में लेना चालू कर रही थी। 1813 के एक्ट में थोड़ा सा और अपना प्रभाव कंपनी में बढ़ा दिया, 1837 में थोड़ा सा और बढ़ा दिया,
लेकिन यहाँ तक आने पर इस एक्ट के द्वारा कंपनी का पूरा शासन ही खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने शासन पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। अब अगला प्रावधान इसमें क्या है, गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय नामक पद, ये मैंने आपको अभी बताया कि जो भारत का गवर्नर जनरल नामक एक नए पद का सृजन किया गया था 1833 के एक्ट में, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंटिक था। तो उस पद को खत्म करके भारत का वायसराय नामक नए पद का सृजन कर दिया गया, जो भारत में इंग्लैंड में बैठे राज्य सचिव का प्रतिनिधि होता था। अब हमारा अगला क्या पॉइंट है कि राज्य सचिव जो कि इंग्लैंड में रहकर ही अपना कार्य करता था, ब्रिटिश सरकार का ही एक मंत्री, ये मैंने आपको भी बताया कि जो राज्य सचिव होता था वो ब्रिटिश सरकार का ही एक मंत्री होता था। वो ब्रिटिश सरकार ही अपने मंत्रिमंडल में से किसी एक व्यक्ति को चुनती थी और राज्य सचिव बना देती थी। वही इंग्लैंड में रहता था और उसकी जगह वायसराय भारत में रह के प्रशासन देखता था। इस अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। उस टाइम जो एक नया शिक्षित वर्ग, मध्य वर्ग धीरे धीरे उभर रहा था, जैसा कि मैंने आपको 1813 वाले एक्ट में बताया था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था भारतीयों की शिक्षा पे। तो 1813 से इस टाइम तक आते आते एक ठीक ठाक संख्या में भारतीय शिक्षित हो गए थे, और यही शिक्षित वर्ग आगे चल के आप देखेंगे कि कांग्रेस बनती है, जो नई नई राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, यही शिक्षित वर्ग होता है। तो इसने 1858 के एक्ट को भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार आप रिवाइज करिए। उसके बाद आप जाकर महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक है उसको पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। लूसेंट की एमसीक्यू की बुक आती है, एक बार आप ले लें इसका। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आपको कोई भी किसी तरीके का कन्फ्यूजन है, किसी तरीके की समस्या है, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, आप उसे व्हाट्सअप कर लें या कॉल कर लें, जो भी आपको सही लगे, और मैं ज़रूर से आपकी समस्या का रिप्लाई करूँगा। ये मेरा नंबर है। दोस्तों, इस चैनल पे हमने BHU BA एंट्रेंस से संबंधित तैयारी चालू कराई है 2022 के लिए, तो आप फ्री में यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहीं भी इधर उधर 5,000 6,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी एडमिशन लेंगे यही चीज़ें पढ़ाएंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि इससे बहुत अच्छा पढ़ा लेंगे, यही पढ़ाएंगे। बस वो थोड़ा सा चमक दमक दिखाएंगे आपको, और 5-6 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे, और कितना सिलेक्शन कराएंगे और कितना कराए हैं इस साल 2021 में, वो सबको पता है। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरा वीडियो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। BHU BA एंट्रेंस से संबंधित सारी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके सारी चीज़ें वहाँ से देख के समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।